हो रही है, जहां से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को एसपी प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने शिकस्त दी। इसे लेकर अयोध्या की जनता की क्या राय है, आपको दिखाते हैं। 4 जून को 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। इन नतीजों में बड़ा उलटफेर दिखा। करवट लेती राजनीति दिखी। बीजेपी से मतदाताओं की नाराजगी झलकी। लेकिन इन सबसे परे जो सबसे चौंकाने वाला रहा वो था यूपी में बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें ही मिली, जो चर्चा में आ गई। लेकिन यूपी में बीजेपी जो सीटें हारी, उनमें से एक फैजाबाद यानी अयोध्या की सीट भी थी, जहां श्रीराम का भव्य मंदिर बना है, और इसी वजह से ये सीट और ज्यादा चर्चाओं में आ गई। मतगणना के बाद उत्तर प्रदेश में अपेक्षा से कम सीट मिलने की चर्चा चारों तरफ है। लेकिन अगर किसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट, क्योंकि यहाँ की सीट माना जाता है कि अयोध्या का में हमेशा भाजपा का एक दबदबा रहा है और भाजपा के प्रत्याशी लगातार जीतते रहे हैं। फैजाबाद सीट हारने की एक जंग सोशल मीडिया पर भी शुरू हो गई, जहां लोग अयोध्या वासियों को भला बुरा कहते हुए नजर आए। किसी ने उन्हें रामद्रोही बताया तो कोई उन्हें गद्दार कहने लगा। इन सब के बीच अब अयोध्या वासियों का दर्द छलका है। रामनगरी के लोगों का कहना है कि वो भी राम भक्त हैं और अयोध्या ने बीजेपी को भरपूर सहयोग दिया है। सोशल मीडिया पे सभी जगह से अयोध्या वालों के लिए अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, पर कोई ये नहीं जान रहा है कि किस कारण से यहाँ हार हुई है। अयोध्या की जनता ने इनको भरपूर सहयोग दिया है। अगर सहयोग नहीं दिया होता तो इतना वोट भी ये ना पाते। तो इसलिए बगैर सोचे समझे लोगों को, अयोध्या वालों को गालियां नहीं देनी चाहिए। मेरा पूरे आप लोगों से सभी से निवेदन है कि जिस तरह से मीडिया में, सोशल मीडिया में पोस्ट आ रही है कि मंदिर ना जाएं, वहाँ के लोग रामद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, तो ऐसी धारणाएं ना पैदा करें और उनकी बातों में ना आकर के आप पूरे परिवार के साथ आइए, पूरे समाज के साथ आइए, माता पिता को साथ लेकर आइए। अयोध्या के लिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह का हारना दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी ने अयोध्या के विकास में पंख लगा दिए, बुलेट की गति से अयोध्या का विकास किया, अयोध्या वासियों को हर एक सुविधाएं दी गई, अयोध्या के दुख दर्द को दूर किया। न लल्लू सिंह का चुनाव हारना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने तो मेहनत की इस पे काफी, लेकिन चुनाव हार गए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या के लिए चौड़ी सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, शौचालय की व्यवस्था, सभी चीजें दी। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर जो देखने में ही अल्लंघनीय है, अलौकिक है, सुंदर है, भव्य है। अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह जानने के लिए हमने वहां की जमीनी पत्रकारों का भी मन टटोला। उनसे भी जानने की कोशिश की कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से फैजाबाद सीट बीजेपी के हाथ से खिसक गई। ये अयोध्या इतिहास रचती रही है। इस पूरे क्षेत्र में जब कभी कम्युनिस्ट का झंडा नहीं लहराया है तो इसने कम्युनिस्ट को जीत दी। इसने कांग्रेस का रिज्यूम छोड़ा तो भाजपा को जिताया, भाजपा को छोड़ा सपा को जिताया। तो ये सबके साथ अपने हिसाब से करती रही है। और आप कौन होते हैं, हम कौन होते हैं किसी पर टिप्पणी करने वाले। मताधिकार आम आदमी का है, जीत हार समूह का है। समूह जिसके साथ गया वो जीता, समूह जिसके साथ नहीं गया वो हारा। खैर, नतीजे जो भी रहे हों, अयोध्या वासियों का तो ये कहना है कि हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं। सोशल मीडिया पर हमारे लिए अभद्र टिप्पणी करना बिल्कुल जायज नहीं है। अयोध्या ने पूरी ताकत से बीजेपी को सहयोग दिया है और अयोध्या के विकास के लिए हमेशा से ही सहयोग करते रहेंगे। टीम न्यूज स्टेट। 9 जून यानी कल शाम 7:15 बजे पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तमाम देशों के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। साथ ही इस खास मौके के लिए राष्ट्रपति भवन में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं।
तारीख 9 जून 2024, दिन रविवार, समय शाम 7:15 पर। ये तारीख, ये दिन और ये समय, ये सब एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगे जब इस दिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम पद की शपथ लेंगे और इसी के साथ ही वो बराबरी करेंगे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने 1952 में देश की कमान संभाली थी और लगातार 3 बार पीएम बने थे। नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ही हैं जो तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के घटक दलों का जमावड़ा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हॉल में पहुंचे तो उन्होंने सबका अभिनंदन किया और फिर भारत के संविधान को उठाकर माथे से लगाया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें हॉल में बैठे सभी नेताओं ने हामी भरी और पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद सभी अटकलों पर विराम लग चुका है। राष्ट्रपति भवन में पीएम के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। राष्ट्रपति भवन के आसपास अर्धसैनिक बलों, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर की 5 कंपनियों को तैनात किया जा रहा है। 9 जून की शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार अपने पद की शपथ लेंगे। ऐसे में राष्ट्रपति भवन में तैयारियां अंदर बहुत जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन यदि राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीर दिखाई जाए तो आप देख सकते हैं कि 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से यहां पर की गई है। इस शपथ ग्रहण समारोह में करीब 8000 मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक तारीख के गवाह बनेंगे। इसमें कई जो विदेशी मेहमान हैं, मालदीव है, श्रीलंका है, भूटान है, इन तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आकर के शामिल होंगे। ऐसे में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। पूरी तरह चाक चौबंद है यहाँ पर पुलिस। आप देख सकते हैं जो भी वाहन इस राष्ट्रपति भवन की विजय चौक वाली सड़क पर जा रहा है, हर एक वाहन की सघन तौर पर चेकिंग की जा रही है। हर एक वाहन को चेक करके ही इन बैरिकेड्स को पार करने दिया जा रहा है। 3 लेयर की चूंकि सुरक्षा व्यवस्था है, आई कार्ड चेक हो रहे हैं। देखिए हर एक शख्स का आई कार्ड चेक हो रहा है और आई कार्ड चेक होकर के वाहन की चेकिंग होने के बाद ही उसको इन बैरिकेड्स को पार करने दिया जा रहा है। चूंकि दिल्ली पुलिस ने नो फ्लाइंग जोन इस पूरे नई दिल्ली एरिया को घोषित किया हुआ है। कोई भी ड्रोन, कोई भी पैराग्लाइडर इस एरिया में 2 दिन तक नहीं उड़ सकता है। धारा 144 लागू है। ऐसे में सघन चेकिंग यहां पर जो तमाम सुरक्षा बल हैं उनकी तरफ से यहां पर चलाई गई है। दिल्ली पुलिस ने पहली जो बैरिकेड है उस पर अपनी व्यवस्था को यहां पर खड़ा किया है, चेकिंग की है। साथ ही साथ जो दूसरी बैरिकेडिंग है, 3 लेयर में से जो दूसरी बैरिकेडिंग है उसके अंदर अर्धसैनिक बलों की 6 जो टुकड़ियां हैं उन्हें तैनात किया गया है। साथ ही साथ जो तीसरी लेयर है उसमें स्वात कमांडो, एनएसजी कमांडो को पूरी तरह तैनात किया गया। आप देख सकते हैं कि सामने ये नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, अंदर ये राष्ट्रपति भवन का रास्ता है जहां पर कल शपथ ग्रहण का समारोह होना है। ऐसे में चप्पे चप्पे की चेकिंग जो है वो यहां पर की गई है। 3 जो लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, अर्धसैनिक बलों की जो 6 टुकड़ियां हैं उन्हें इस पूरे विजय चौक के आसपास, राष्ट्रपति भवन के आसपास, इस पूरे एरिया में इन अर्धसैनिक बलों की 6 टुकड़ियों को तैनात किया गया है ताकि इस पूरे इलाके में कोई भी जो आसपास की आप देख सकते हैं, जो आसपास की जो ऊंची इमारतें दिखाई दे रही हैं, इन तमाम इमारतों पर एनएसजी के जो कमांडो हैं, स्वात के जो कमांडो हैं और जो स्नाइपर्स हैं उनको भी यहां पर तैनात किया जाएगा ताकि कोई भी परिंदा न पर मार सके, कोई भी अप्रिय घटना इस इलाके में न घट सके, शांतिपूर्वक और अच्छे तरीके से शपथ ग्रहण का ये समारोह हो सके। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। इस खास कार्यक्रम को देखते हुए राजधानी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। निमंत्रण पत्र छप चुके हैं। तमाम देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल को भी इस खास मौके पर आमंत्रित किया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी पीएम मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मौजूद रहेंगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइसू को भी इस ऐतिहासिक पल के लिए आमंत्रित किया गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी 9 जून को भारत में रहेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबेगे भी प्रधानमंत्री के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी होंगे। पीएम मोदी को अभी से बधाइयां मिलनी शुरू हो गई हैं। तमाम देशों के राष्ट्रपति, बड़े बड़े खिलाड़ी और तमाम विदेशी उद्योगपतियों ने पीएम को सोशल मीडिया पर या फोन करके बधाई दी है। साथ ही नरेंद्र मोदी के तीसरे बार पीएम बनने पर खुशी भी जाहिर की है। खैर, कल शाम को 7:15 पर नरेंद्र मोदी आधिकारिक रूप से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पीएम के शपथ ग्रहण समारोह के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर रात्रि भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बीजेपी सांसद और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। पीएम को बधाई देंगे, खुशियां मनाएंगे, एक दूसरे का मुंह मीठा करेंगे और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बार फिर
देश के विकास के काम में लग जाएंगे। टीम न्यूज डे। एनडीए की सरकार बनाने की तैयारियां गठबंधन के सहयोगी दलों ने सहमति दे दी है, लेकिन कैसा होगा मोदी का तीसरा मंत्रिमंडल? कौन सा दल कौन सा मंत्रालय चाहता है और यूपी से कौन चेहरा हो सकता है, देखिए। नई सरकार के गठन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में मोदी को नेता चुन लिया गया है। सभी सहयोगियों ने बीजेपी को भरोसा दिया है कि वो उनके साथ निष्ठा से बनी रहेंगी। लेकिन मंत्रिमंडल का ढांचा कैसा रहेगा? बहुमत में न होने के कारण इस बार मिलीजुली सरकार में सबकी सुननी होगी। किस पार्टी के कितने मंत्री शामिल हो सकेंगे और किस पार्टी को कौन कौन सा मंत्रालय मिल सकता है या उनकी क्या मांगे हैं, ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन सत्ता तक एनडीए को पहुंचाने में जेडीयू और टीडीपी का अहम रोल माना जा रहा है। लिहाजा माना जा रहा है कि इनकी मांगे भी उस हिसाब से अहम होंगी। माना जा रहा है कि बीजेपी अपने पास गृह, वित्त, रक्षा, विदेश मंत्रालय रख सकती है और अपने सहयोगियों को इन मंत्रालयों में राज्य मंत्री का पद भी दे सकती है। इसलिए सहयोगी दलों की नजरें दूसरे अहम मंत्रालयों पर हैं। नीतीश कुमार की नजर रेलवे, कृषि जैसे मंत्रालयों पर है। उन्हें 3 मंत्री और 2 राज्य मंत्री पद मिल सकते हैं, जबकि टीडीपी की नजर लोकसभा स्पीकर के पद पर है। साथ ही 2 मंत्रालय भी मांगे जा सकते हैं। फार्मूला कुछ इस तरह से सेट किया गया है कि हर 4 सांसद पर 1 कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाएगा। इस हिसाब से 16 सांसदों वाली टीडीपी को 4 कैबिनेट मंत्री के पद मिल सकते हैं। टीडीपी राम मोहन नायडू का नाम आगे कर सकती है। 12 सांसदों वाले जेडीयू को 3 कैबिनेट मंत्री पद मिल सकते हैं। जेडीयू से संजय झा और ललन सिंह मंत्री बनाए जा सकते हैं। दूसरे सहयोगी 7 सांसदों वाली शिवसेना शिंदे गुट है, उन्हें 2 कैबिनेट मंत्री के पद दिए जा सकते हैं। शिंदे गुट से प्रताप राव जाधव का नाम आगे दिख रहा है। जबकि एलजेपी रामविलास गुट के 5 सांसद हैं, तो उन्हें 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद मिल सकता है। एलजेपी से चिराग पासवान मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन यूपी से कौन चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि 2019 में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ यूपी से 64 सीटें जीती थी। तब यूपी से 14 मंत्री बनाए गए थे। इस बार सफलता का आंकड़ा 36 पर टिका है। बीजेपी को 33, आरएलडी को 2 और अपना दल एस को 1 सीट मिली है। जाहिर है संख्या के हिसाब से मंत्रियों की संख्या भी कम होगी। जहां तक अपना दल एस की बात है, तो इस बार भी अनुप्रिया पटेल को जगह दी जा सकती है, क्योंकि इस बार यूपी से महिलाओं में न तो मेनका शामिल होंगी और न ही स्मृति ईरानी। जाति समीकरण न बिगड़े, इसके लिए चुनाव हारने वाले कुछ मंत्रियों की जाति के ही नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है और ब्राह्मण चेहरों को देखते हुए जितिन प्रसाद या महेश शर्मा को जगह मिल सकती है। और जाति समीकरण साधने के लिए ही यूपी से एसपी सिंह बघेल को भी मौका दिया जा सकता है। टीम न्यूज स्टेज। अब बात करते हैं उन चेहरों की जो अब तक केंद्र या राज्य सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार आए चुनावी नतीजों के बाद उनका संसद पहुंचना भी अब कैंसिल हो गया। सबसे पहले बात करते हैं महेंद्र नाथ पांडे की, जो चंदौली से सांसद थे, लेकिन इस बार उनकी 21,000 से ज्यादा वोटों से हार हुई है। साथ ही यूपी बीजेपी का एक बड़ा चेहरा स्मृति ईरानी, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को मात दी थी। इस बार भी वो अमेठी से 1,67,000 से ज्यादा वोटों से हार गई है। साथ ही खीरी से अजय मिश्रा टेनी की 34,000 से ज्यादा वोटों से हार के बाद अब उनका संसद जाना भी कैंसिल हो चुका है। वहीं मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान भी 24,000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं। पूरे चुनाव के दौरान चर्चा में रही सुल्तानपुर की सीट पर भी बीजेपी को हार मिली है। इस सीट से बीजेपी ने मेनका गांधी को प्रत्याशी बनाया था, जो पिछले 28 साल से लगातार संसद पहुंच रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें भी 43,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर को मोहनलालगंज में 70,000 से ज्यादा वोटों से हार मिली है।
उनके लिए भी संसद के दरवाजे बंद हो चुके हैं। यूपी हॉट सीट फतेहपुर से 33,000 से ज्यादा वोटों से हारने के बाद साध्वी निरंजन ज्योति भी इस बार संसद नहीं पहुंच पाएंगे। आज राजधानी लखनऊ में खूब राजनीतिक हलचल हुई। एक तरफ जहां सीएम योगी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक की, सीएम योगी ने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की, साथ ही लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर चर्चा हुई। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने सांसदों को बुलाकर संवाद किया, गठबंधन को मजबूत बनाने का मंत्र दिया। तो तीसरी तरफ कांग्रेस ने भी वर्किंग कमेटी की बैठक की। इस बैठक के दौरान राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग की गई। कमेटी की बैठक में राहुल को नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। इस पर राहुल गांधी ने विचार के लिए समय मांगा है। बड़ी खबर सीतापुर से, यूपी के रिजल्ट पर साध्वी प्राची का बयान।